हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। जितने भी विद्यार्थी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल हो रहे हैं ना, और प्रथम पाली के आप विद्यार्थी है, 112 कोड से आपका विषय कोड से एग्जाम होने वाला है बाबू। तो देख लीजिए, आप साइंस का पेपर वायरल हो गया है। बिल्कुल 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो 30 लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इस पेपर में। देखिए, पहले आप पेपर को देख लीजिए, बिल्कुल वायरल हो चुका है, 100% वायरल पेपर है। देख सकते हैं, यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्न है और बिल्कुल सही प्रश्न आपको इस क्लास में आज के वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सभी को एक बार लाइक करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, खंड अ से बाबू आपके पास होगा एग्जाम में सेक्शन ए से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 40 प्रश्नों का सही उत्तर OMR शीट में देना है। तो देखिए, आज का क्लास का पहला प्रश्न जो है, बिल्कुल यह वायरल पेपर है आपके 21 फरवरी के प्रथम पाली वाले के लिए। बिल्कुल यह वायरल पेपर है। तो जितने भी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़े हुए हैं ना, सभी कोई इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद किरण याद कर लीजिएगा, फोकस से गुजरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। तो याद रखिएगा कि वह अवतल दर्पण होगा। बिल्कुल 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी 3 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल एग्जाम में यही पेपर आएगा। देख रहे हैं आप, 112 कोड से दिया हुआ है। जो समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तुओं के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तुओं के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो बिल्कुल याद कर लीजिए, अनंत बनेंगे। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी को इस वीडियो को अंत तक देख के, इस क्लास को अंत तक देख के ही एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि यही पेपर में छपा हुआ है। बिल्कुल यही पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम में। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है बाबू, अनंत होता है। याद रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यही पेपर है, वायरल पेपर है। बिल्कुल यही पेपर आपके प्रथम पाली में रहेगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ऑप्शन सी याद कर लीजिए, यही पेपर है, ओरिजिनल पेपर है आपके प्रथम पाली वाले के लिए। प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है? तो प्रकाश तंतु में प्रकाश का याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। तो संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ती है। याद रखिएगा कि हमेशा अभिलंब के साथ संपाती मुड़ जाती है, यानी अभिलंब के साथ संपाती, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 7 नंबर प्रश्न का बाबू सही उत्तर हो जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाता है। याद रखना, अभिलंब से दूर हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो याद कर लीजिए कि जो ऋणात्मक फोकस दूरी होती है ना, वह आपका अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस क्लास से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करके आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि सब कोई का अच्छा नंबर आ जाए साइंस में। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? याद रखिए बाबू, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल याद करके जाना है, यही पेपर है, यही पेपर में छपा हुआ है। यदि 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होगी? तो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसे प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बिल्कुल यह प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इस वीडियो में, इस क्लास में आपको 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला जो चिन्ह है ना बाबू, V² होता है। ऑप्शन बी सही है, V² होता है। और ये प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि विभक्त वलय का
प्रयुक्त होता है, विभक्त बलय प्रयुक्त होता है। तो 14 नंबर प्रश्न को बाबू सही उत्तर जो होगा ना, याद रख लीजिएगा कि यह आपका मोटर में होगा, मोटर में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत घंटी जो है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में हुआ था। तो टिहरी बांध का निर्माण याद कर लीजिएगा कि यह सोशल साइंस में पूछा जाता है, इसका उत्तराखंड में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो है ना, याद रखिएगा कि यह दिश धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, अब 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि क्रांति कोण संघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। अपवर्तन कोण कैसा होता है? क्रांति कोण संघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। तो बाबू 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ना, याद कर लीजिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, यह 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है कि वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होगा। तो वस्तु की दूरी घटने पर जो है ना, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है। तो बाबू याद रखिएगा कि बढ़ता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है डायनेमो बदलता है, डायनेमो बदलता है, याद रखिएगा, डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुकूल कहलाता है। तो चालक विभवांतर में धारा का अनुपात कहलाता है, वो अनुपात पूछा जा रहा है 21 नंबर प्रश्न में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध कहलाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू, बिल्कुल वायरल पेपर है, यही पेपर आपको जितने भी प्रथम पाली के विद्यार्थी हैं ना, सभी को मिलने वाला है। स्नेल के नियम में अचर होता है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए, 23वें प्रश्न में दिया हुआ है कि क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन के पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल उदासीन का 7 होता है, उदासीन का 7 होता है, क्षार का आपका हो जाएगा डी, यानी 7 से कम होता है अम्ल और 7 से अधिक जो होता है ना क्षारीय होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24वें प्रश्न में पूछा गया कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो परमाणु संख्या जो 12 है ना, इसकी संयोजकता याद रखिएगा कि 2 होगा, ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल यही प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, यही पेपर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 25वां प्रश्न पूछा गया कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या जो होती है ना, 1 आबंध बनती है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 26वां प्रश्न पूछा गया कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है ना, याद रखिएगा CnH2n, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है ना, याद रखिएगा कि आपका क्या है, सोडियम है, यानी Na, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 28वें प्रश्न में दिया हुआ है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाबू याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, 1 होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वें प्रश्न है। 22वें प्रश्न में दिया गया है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट वायरल पेपर है, आपके एग्जाम में आने जा रहा है। तो देखिए, अभी हम लोग 29वें प्रश्न में आ गए हैं। तो 29वें प्रश्न देखिए कि आर्गन की परमाणु संख्या क्या होगी। तो आर्गन की परमाणु संख्या 18 होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखिए, 30वें प्रश्न में दिया गया है कि कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली अधातु है। तो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली अधातु ब्रोमीन होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 31वें प्रश्न दिया हुआ है कि जब काली चूना में जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो जब काली चूना में जल डाला जाता है ना, तो यह अभिक्रिया आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बढ़िए।
अगले प्रश्न यानी 32वें प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर बाबू हो जाएगा एसबी उपधातु है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में उपयोग आता है, तो शराब के रूप में उपयोग आने वाला जो है ना यह होगा आपका एथेनॉल, बिल्कुल डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 34वें प्रश्न में दिया हुआ है, 34वां प्रश्न देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिया हुआ है 34वां प्रश्न में CH3CH2OH और CH3OCH किस प्रकार के समअवयवी है। तो देखिए यह जो 34वां प्रश्न है ना बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रियाशील समअवयवी है, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35वां प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठन है, तो बायोगैस का संगठन याद रखिएगा कि यह ऑप्शन ए CH4 होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए दिया हुआ है यानी बायोगैस के मुख्य संगठन के बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 36वां प्रश्न में दिया हुआ है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, तो 36वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एनोड बनाया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है, तो ड्यूरालुमीन जो है ना यह आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए दिया हुआ है 38वें प्रश्न में बिल्कुल देखिए 38वें प्रश्न में पूछा गया है कि एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है, तो एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है, याद रख लीजिए कि एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है एथेनॉल को सांद्र H2O SO4 के साथ 170 डिग्री पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है, निम्नलिखित में से कौन बनता है, तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी CH4 बनता है, बिल्कुल CH4 राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 40वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया करने वाली धातु जो नहीं है वही याद रखिएगा। 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात Fe हो जाएगा, लोहे। अगले प्रश्न को देखिए 41वें प्रश्न को देखिए 41वें प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, याद रखिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें जो दिया गया है ना वह आपका रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो जाएगा, तो यही आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बिल्कुल रेडॉक्स अभिक्रिया देख रहे हैं। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यही पेपर में पूछे जाएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए 42वें प्रश्न निम्नलिखित में से कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि आपका सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 43वें प्रश्न में पूछा गया है कि भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में जो अम्ल बनता है ना उसे याद रखिएगा HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर रखना है HCl होगा। अगले प्रश्न देखिए 44वें प्रश्न पूछा गया है कि क्षार के जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है, क्षार का जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45वें प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है, कौन संक्षारक अम्ल है, तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना संक्षारक अम्ल है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46वें प्रश्न में पूछा गया है कि शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, 46वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47वें प्रश्न देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित क्या है, 47वें प्रश्न में दिया गया है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है, तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ना वह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वें प्रश्न देखिए दिया हुआ है निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो निम्नलिखित विलयन में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पीएच, जिसका मान सबसे कम होता है वो अधिक जो होते हैं ना अधिक क्या होते हैं अम्लीय होते हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न है लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, तो लौंग का तेल याद रखिएगा कि यह हमेशा गंधीय सूचक होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न दिया हुआ है कि करामा कुंचक गति विशेष कर पाई जाती है, तो करामा कुंचक गति जो है ना पाई जाती है याद रखिएगा ग्रास नली यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 51वें प्रश्न में पूछा गया है कि 51वां प्रश्न है
अमीबा में पोषण की विधि है, याद रखिएगा अमीबा में पोषण की विधि प्राणी संपोषी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि याद रखिएगा कि यह पीनियल होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 53वां प्रश्न में दिया हुआ है कि पौधे के वायवीय भागों से जड़ के पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निष्कासन क्रिया क्या कहलाती है? तो 53वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 54वां प्रश्न पूछा गया है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को 54वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे हम मेडुला कहते हैं, इसे हम मेडुला कहते हैं। 54वें प्रश्न का सही उत्तर सी। 14 दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को मेडुला कहते हैं या सिनैप्स कहते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोनों में सही उत्तर क्या होगा। चलिए 55वां प्रश्न है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ जो पाई जाती है ना, याद रखना है कि वह अमाशय में पाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यूरिया रक्त में याद रखना है कि यह प्रवेश करता है यकृत में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न में दिया हुआ है बाबू, लैटेक्स पाया जाता है। लैटेक्स कहाँ पाया जाता है? याद कर लीजिएगा कि यह कनेर में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 58वां प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है? सजीव में पाए जाने वाले जन्म प्रकरण पूछा जा रहा है। सजीव में पाए जाने वाले जन्म प्रकरण 58वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका। इनमें से सभी, जैसे श्वसन, जनन, पोषण, इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। 59वां प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो 59वां प्रश्न का सही ही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात विषम पोषी होता है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 60वां प्रश्न की अस्थि क्या है? अस्थि क्या है? तो 60वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबू, याद कर लीजिएगा कि 60वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊतक होता है। अस्थि एक ऊतक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 61वां प्रश्न में दिया हुआ है कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो 61वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 120 mmHg। याद रख लीजिएगा, एग्जाम में कल पूछे जाएंगे बिल्कुल। यह 21 फरवरी के एग्जाम में आने वाले हैं। कीटों के प्रमुख श्वसन अंग है, तो कीटों के प्रमुख श्वसन अंग क्या है? तो याद कर लीजिएगा कि यह टैक्रिया होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 61वें प्रश्न में दिया हुआ है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। तो पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। तो 63वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह पेप्टोन में बदलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 64वें प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि आयरन पाया जाता है। आयरन कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा कि लाल रक्त में आयरन पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है, याद करके रखिएगा। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। यह बिल्कुल एग्जाम में छप गया है, आप बिल्कुल साइंस के पेपर में मिलेगा। दिया हुआ है कि विधि के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? तो विधि के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 67वां प्रश्न में दिया गया है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो याद करके रखिएगा कि इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है ना, वह आपका मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न में पूछा गया है कि नर हार्मोन है, नर हार्मोन कौन है? तो याद रखिएगा कि नर हार्मोन जो होते हैं ना, वह आपका टेस्टोस्टेरोन होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 69वां प्रश्न पूछा गया है। 69वें प्रश्न में है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। तो निश्चल कणिकाएं याद रखिएगा कि यह हमेशा न्यूरॉन में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17वां प्रश्न है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन कहाँ होता है? ईस्ट में, अमीबा में, पैरामीशियम में। तो 17वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पैरामीशियम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71वें प्रश्न में पूछा गया है कि मानव फेफड़ा द्वारा किस अंग का श्वसन करता है? मानव जो है फेफड़ा द्वारा किस तंत्र का भाग होता है? मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग होता है? 71वें प्रश्न में मानव तंत्र किस तंत्र का भाग होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्वसन तंत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72वें प्रश्न है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में याद रखिएगा कि निर्जीवी पोषण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 73वां प्रश्न है कि लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो याद रखिए कि लार जो है ना वो हमेशा पैरोटिड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 74वें प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य की आहार नाल की लंबाई जो होती है ना वह याद रखिएगा 8 से 10 मीटर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इससे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75वें प्रश्न में कहा गया है कि दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई न करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत को हम क्या कहते हैं। तो अस्थायी परत को हम दंत पलाक कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, दंत पलाक कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिए 76वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। तो छोटी आंत का भाग जो है ना याद रखिएगा कोलन नहीं होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 77वां प्रश्न पूछा गया है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। तो 77वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात काइल कहलाता है। अगले प्रश्न को देखिए 78वां प्रश्न दिया हुआ है कि CFS का व्यापक उपयोग है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो व्यापक उपयोग होता है ना याद रखिएगा कि वह इनमें से सभी होता है। जैसे एयर कंडीशन में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, जेट में भी किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 79वां प्रश्न पूछा गया सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण भी बी और सी होंगे, यानी जीवाणु और कवक होते हैं। ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 80वां प्रश्न पूछिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसकी दीवारें सबसे मोटी होती है। किसकी दीवारें सबसे मोटी होती है। तो बयान इलाई की होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव को देख लिए। यहाँ से जो है ना सेक्शन बी से आपको खंड ब से जो है भौतिकी का प्रश्न मिलेगा 2 नंबर का। देखिए यही सब प्रश्न एग्जाम में आएंगे। बिल्कुल सभी पेपर को देख के जाइए। और अभी तक आप इस वीडियो को जरूर देख लिए शुरू से अंत तक, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।